इस वीडियो को बनाने का मकसद यह है कि हम आपको जानकारी देना चाहते हैं कि साइंस के अंतर्गत आपके राष्ट्रीय प्रतिभा खोज यानी कि एनएमएमएस परीक्षा में किस तरह से क्वेश्चंस पूछा जाता है। इस वीडियो का मकसद ये है, तो इसलिए आप लोग वीडियो को एक बेहतरीन तरीका से देखने का प्रयास कीजिएगा। और इस वीडियो को जब आप एक बेहतरीन तरीका से देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि साइंस के अंतर्गत आपके एनएमएमएस परीक्षा यानी राष्ट्रीय हिस्सा मेगा छात्रवृत्ति परीक्षा में किस तरह से क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरुआत करते हैं, इसलिए शुरू से लेकर के अंतिम तक देखिएगा ताकि आपको एक बेहतरीन तरीका से जानकारी आ जाए कि साइंस के अंतर्गत किस तरह से क्वेश्चंस पूछा जाता है। हम आपको बराबर कहते हैं ना कि साइंस का क्वेश्चंस तभी आपको एक बेहतरीन तरीका से बनेगा जब आपका क्लास 8 का सिलेबस एक बेहतरीन तरीका से ख़त्म होगा, तब ना हम ये बराबर सभी वीडियो में बोलते हैं कि साइंस के क्वेश्चंस को बनाने के लिए क्लास 8 के साइंस बुक को, क्लास 8 के एनसीईआरटी साइंस बुक को एक बेहतरीन तरीका से पढ़ाना होगा। जब आपका सिलेबस ख़त्म होगा तब आप लोग एक बेहतरीन तरीका से सारे साइंस के क्वेश्चंस को एक बेहतरीन तरीका से जवाब दे सकते हैं। यहाँ पर देखिए ना साइंस से किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। इसका मतलब ये नहीं समझिएगा कि सर जी हमको डराने के लिए वीडियो बना रहे हैं, हम हकीकत दिखाना चाहते हैं। बहुत सारे हमारे शिक्षक सब क्या करते हैं यूट्यूब पे 1 का ए, 2 का बी, 3 का सी, 4 का डी, इस तरह से करते हैं। तो इस तरह से बाबू पढ़ने से ज़िंदगी में आपको हानि ही आनी है। इस तरह से पढ़ने से कभी भी फायदा नहीं मिलेगा आपको। भाई ये भी ना हमको जानना है कि 1 का ए क्यों आया, 2 का बी क्यों होगा आंसर, यह भी नहीं जानना जरूरी है, तब ना हम एक अच्छे स्टूडेंट कहलाएंगे। तो समझ गए ना, इसलिए पूरा सिलेबस पढ़ना जरूरी है। आइए अब कितना बातें करेंगे, चलिए चलते हैं प्रश्न की ओर। तो प्रश्न कहता है कि निम्न अवस्था में किसके लिए बल की आवश्यकता होती है। यानी कि ये प्रश्न है, निम्न अवस्था में किसके लिए बल की आवश्यकता होती है, यहाँ तक प्रश्न है। इसके बाद ये 4 को ऑप्शन दिए हैं A, B, C, D, इसमें से आपको चुनना है किसके लिए आपको बल की आवश्यकता पड़ेगी। तो बल किसको कहते हैं, सामान्य रूप में कहते हैं धक्का एवं खिंचाव। धक्का मुक्का को क्या कहते हैं, बल कहते हैं। लेकिन जब बल को परिभाषित कीजिएगा, एक अच्छा तरीका से परिभाषा दीजिएगा, तो बल वह भौतिक कारक है जो किसी वस्तु पर लगने पर वस्तु को विस्थापित कर दे। यानी कि जिस पर लग रहा है ना बल, उसको वह घिसका देगा, उसी को कहते हैं बल। किसी वृत्ताकार पथ पर एक कण को स्थिर गति से चलमान रखने के लिए हाँ बल की आवश्यकता इसमें पड़ेगी, क्योंकि जब कोई वस्तु रुका हुआ है और उसको गति में लाने के लिए हम लोग को धक्का देना पड़ेगा, यानी कि बल की आवश्यकता पड़ती है। किसी वस्तु को रोकने के लिए बल की आवश्यकता पड़ेगी, या किसी वस्तु को और गति में लाने के लिए बल की आवश्यकता पड़ेगी। किसी वृत्ताकार पथ पर एक कण को स्थिर गति से कोई वस्तु स्थिर है और उसको चलमान रखने के लिए, गति में रखने के लिए हम लोगों को बल की आवश्यकता पड़ेगी। दूसरा देखिए, किसी सरल रेखा पर एक कण को पूर्णतः चिकने सतह पर मतलब कि जिस पर घर्षण नहीं रहता है, जिस पर हम लोग जो एक बार पैर रखेंगे ना तो चलते रह जाएंगे, फिसलन जो होता है जिस पर घर्षण नहीं होता है। यानी कि किसी सरल रेखा पर एक कण को पूर्णतः चिकनी सतह पर स्थिर गति से चलाने के लिए, चिकने सतह पर जिस पर घर्षण नहीं है, जिस प्रकार जो हम लोग केले के छिलके पर जब मेरा पैर चल जाता है, हम लोग का पैर चल जाता है तो हम लोग ऐसे ही गति में चले जाते हैं, उसमें बल लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ऐसे ही ना आप एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाते हैं, मतलब कि गिर पड़ते हैं। तो ये ऑप्शन नहीं होगा सही, क्योंकि किसी सरल रेखा पर एक कण को पूर्णतः चिकनी सतह, ऐसा सतह, चिकना सतह का मतलब ऐसा सतह जिस पर घर्षण नहीं है, जिस सतह पर पैर रखते ही ऐसे ही आप लोग घिसक जाइएगा तो उसमें बल लगाने की क्या आवश्यकता पड़ेगी, कभी भी बल लगाने की उसमें आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यानी कि बी ऑप्शन नंबर सही नहीं होगा। इसके बाद देखिए सी नंबर ऑप्शन को, किसी चलायमान कण को रोकने के लिए हाँ इसमें बल की आवश्यकता पड़ेगी। अब बोलिएगा सर जी कैसे, मान के चलिए कोई वस्तु स्पीड से आगे बढ़ रही है और उसको रोकेंगे तो उसको रोकने के लिए बल की, उसको रोकने के लिए ताकत की आवश्यकता होगी। अगर ताकत नहीं रहेगा, बल नहीं रहेगा तो हम उसको रोक नहीं पाएंगे, इसमें होगा। इसके बाद देखिए, किसी कण की गतिज ऊर्जा बढ़ाने के लिए हाँ इसमें भी क्या होगा, बल की आवश्यकता पड़ेगी। बोलेगा सर जी गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं, गति के कारण किसी वस्तु में उत्पन्न या किसी वस्तु में प्राप्त ऊर्जा को कहते हैं गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा देखिए यहाँ पे गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है के ई बराबर होता है 1/2 mv²। देखिए बल का फॉर्मूला क्या होता है, ma। बल का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी कि द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को क्या कहते हैं, बल कहते हैं। किसी वस्तु का द्रव्यमान एवं उस वस्तु में उत्पन्न त्वरण को क्या कहते हैं, बल कहते हैं। यहाँ पे के ही है, के ही का मतलब क्या हुआ, किसी वस्तु में गति के कारण उस वस्तु में प्राप्त ऊर्जा को कहते हैं गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा यहाँ पे कह रहा है किसी कण को गतिज ऊर्जा बढ़ाने के लिए, तो गतिज ऊर्जा बढ़ाने के लिए आपको वेग बढ़ाना पड़ेगा। जब ये वेग बढ़ेगा तो क्या होगा, एक स्थान से दूसरे स्थान चेंज करेगा। बल वह भौतिक कारक है जो किसी वस्तु पर लगकर वस्तु को विस्थापित कर देता है, वस्तु के स्थान को परिवर्तित कर देता है। किसी कण की गतिज ऊर्जा बढ़ाने के लिए, तो गतिज ऊर्जा बढ़ाने के लिए बल की आवश्यकता पड़ेगी। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा A, C, D। आप इन चारों ऑप्शन में ढूंढिए तो बी ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा इस तरह से।
तो देखिए कितना लॉजिकल था, एक बेहतरीन तरीके से समझना पड़ा, तब ना हम इस बात को समझे, तब ना हम टिक मार पाए। एक बार और एक बेहतरीन तरीका से हम आपको समझा देते हैं। देखिए कहा रहा है कि निम्न अवस्था में किसके लिए बल की आवश्यकता होती है, तो बल उस भौतिक कार्य को कहते हैं जो किसी वस्तु पर लगकर वस्तु को विस्थापित कर दे। यानी कि किसी वस्तु पर बल लगने के बाद क्या होता है, वस्तु अपना स्थान परिवर्तन कर लेता है, तो उसी को कहते हैं बल। देखिए आमतौर पर कहते हैं धक्का या खिंचाव, धक्का मुक्की को क्या कहते हैं, बल कहते हैं। किसी वृत्ताकार पथ पर एक कण को स्थिर गति से चलमान रखने के लिए, स्थिर गति से चलमान रखने के लिए बल की आवश्यकता पड़ेगी। इसके बाद देखिए किसी सरल रेखा पर एक कण को पूर्णतः चिकनी सतह पर स्थिर गति से चलाने के लिए, चिकना सतह का मतलब हुआ जिस पर घर्षण नहीं है, उस पर ऐसे ही टांग रखेंगे, ऐसे ही पैर रखेंगे तो ऐसे ही घुसक जाएंगे, ऐसे ही फिसल जाएंगे। तो इसमें थोड़ी बल की आवश्यकता होगी। इसमें कहाँ हम बल लगाए, कहाँ हम बल लगाए कि हमको जो है आगे बढ़ना चाहिए। इसमें ऐसे ही पैर रखें, आगे बढ़ गए, तो बल लगाने नहीं ना, यानी कि इसमें बल की आवश्यकता नहीं होगी। किसी चलमान कण को रोकने के लिए, कोई वस्तु चल रहा है उसको रोकने के लिए आप लोगों को ताकत की यानी कि बल की आवश्यकता पड़ेगी, नहीं तो आप ही को धकेल लेगा। इसके बाद देखिए किसी कण की गतिज ऊर्जा बढ़ाने के लिए, हाँ किसी कण की गतिज ऊर्जा बढ़ाना है तो इसके लिए वेग बढ़ाना पड़ेगा। गतिज ऊर्जा बढ़ाने के लिए हम लोग को बल लगाना पड़ेगा, वेग को बढ़ाना पड़ेगा, समझ गए ना। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, Ke बराबर 1/2 mv²। m का मतलब द्रव्यमान, v का मतलब वेग, यहाँ पे वेग का स्क्वायर है, और बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुना त्वरण। कभी कभी ये भी पूछ देता है द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को क्या कहते हैं, क्योंकि m गुना a तब ना m है, यानी कि द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को क्या कहते हैं, तो बल कहते हैं। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि बल किस पर डिपेंड करता है, तो त्वरण पे या द्रव्यमान पर डिपेंड करता है। इसके बाद देखिए कहेगा गतिज ऊर्जा किस पर डिपेंड करता है, तो द्रव्यमान और वेग पर डिपेंड करता है। इस तरह से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करता है, बल किस पर निर्भर करता है। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि आपको इस बात की जानकारी दे देना है कि साइंस के अंतर्गत किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, ताकि आप लोग उस हिसाब से तैयारी करें। जब आप लोग उस हिसाब से तैयारी कीजिएगा जिस तरह से आपके एनएमएमएस परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप लोगों को एग्ज़ाम में किसी प्रकार का दिक्कत नहीं आएगा, समझ गए ना। आइए ना, और बहुत सारे क्वेश्चंस के माध्यम से हम आपको एक बेहतरीन तरीके से बतलाने का प्रयास करते हैं। अब आइए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए 2 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित बलों में कौन सा असंपर्क बल है। बल 2 तरह के होते हैं, एक संपर्क बल होते हैं और एक असंपर्क बल होते हैं। संपर्क बल क्या होता है, किसी वस्तु पर जब तक आप लोग टच नहीं कीजिएगा तब तक उसमें बल जाएगा नहीं, बल लगेगा नहीं, तो उसको कहते हैं जब टचिंग करते हैं उसको कहते हैं संपर्क बल। संपर्क का मतलब क्या हुआ, टच करेंगे। और एक होता है असंपर्क बल। असंपर्क बल का मतलब क्या हुआ, किसी वस्तु को टच नहीं करेंगे फिर भी हम उसको चेंज कर देंगे, स्थान को परिवर्तित कर देंगे, उसी को कहते हैं असंपर्क बल। वैसे साइंस का वीडियो अब लगातार आएगा, आप लोग टेंशन मत लीजिए। पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्नलिखित बलों में कौन सा असंपर्क बल है, यानी कि इन 4 ऑप्शन में ढूंढना है कि कौन असंपर्क बल है, यानी कि किसमें हम लोग टच नहीं करते हैं, बिना छुए उसमें बल लग जाता है। यहाँ देखिए केवल चुंबकीय बल, केवल विद्युतीय बल, केवल गुरुत्वाकर्षण बल, उपरोक्त सभी। आप देखिए ऑप्शन को समझने का प्रयास करते हैं। तो चुंबकीय बल उस बल को कहते हैं जब कोई वस्तु लोहा को आकर्षित कर लेता है, उसको कहते हैं चुंबक क्या करता है, लोहा को आकर्षित कर लेता है। तो क्या हम उसको टचिंग कराने के लिए टच कराते हैं, उसके संपर्क में लाते हैं। जब ये संपर्क में लाते हैं क्या होता है, यानी संपर्क का मतलब क्या हुआ, उसके पास में लाते हैं, अपने ही खींच लेता है लोहा की वस्तु को। चुंबक क्या करता है, लोहा की वस्तु को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, खींच लेता है, उसी को कहते हैं चुंबकीय बल। इसमें तो हम लोग टच कराने के लिए नहीं गए, उसमें गिराने के लिए नहीं गए, फिर भी ये पकड़ लिया, कनेक्ट हो गया, यानी कि चुंबकीय बल ये असंपर्क बल का उदाहरण होगा, क्योंकि इसमें टच नहीं कराते हैं, एक दूसरे को नजदीक रखते हैं, स्वतः ही क्या करता है चुंबक अपनी ओर आकर्षित कर लेता है लोहे की वस्तु को, यानी कि हम लोग इसमें टच नहीं कराए फिर भी एक दूसरे की ओर आकर्षित हो गया, यानी कि ये असंपर्क बल का उदाहरण हो गया। देखिए हम क्या आपको समझाने की कोशिश करते रहते हैं, उसको सिर्फ समझने को ध्यान दीजिए। इसके बाद देखिए केवल विद्युतीय बल। अब है इसका मतलब क्या हुआ, अक्सर बचपन में हम लोग क्या करते थे, दूसरे को देख करके जो है पेन को इसमें रगड़ते थे केस में, और फिर कागज को सटाते थे। तो कागज को जब ये सटाते थे उसके करीब लेके जाते थे तो क्या होता था, कागज सट जाता था पेन में, यानी कि उसको पूर्ण रूप से सटाए नहीं, उसके नजदीक रखे, उसी को कहते हैं विद्युतीय बल। एक तरह से समझिए ना, आवेश प्रवाह की दर को कहते हैं हम लोग विद्युत। तो विद्युत के कारण उत्पन्न हुई किसी वस्तु में बल को कहते हैं विद्युतीय बल। यानी कि बचपन में हम किसी दूसरे को देखते रहते थे या अपना भी स्वयं प्रैक्टिकल करते थे, क्योंकि बुक में पढ़ते थे कि आवेश किसे कहते हैं। तो आवेश को पहचानने का उस समय तरीका यह था कि हमारे पास एक कलम रहता था और बाल में उसको खूब रगड़ते थे इस तरह से, और फिर कागज के पास उस कलम को ले जाते थे। तो क्या करता था, वो कलम बिना सटाए दूर से ही उसको क्या करता था, टच कर लेता था। यानी कि केवल विद्युतीय बल ये भी असंपर्क बल का उदाहरण है। कहाँ हम उसके पास टच कराए,
हाथ से नहीं ऐसे करके मिलाए, ऐसे यहाँ पे पेन रखे हैं, यहाँ पे कागज है, कागज को खींच लिया, यानी कि ये भी असंपर्क बल का उदाहरण है। इसके बाद देखिए केवल गुरुत्वाकर्षण बल असंपर्क बल का उदाहरण है। इसके बारे में कौन नहीं जानता होगा गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में। ब्रह्मांड की सभी वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित करना चाहती है। ब्रह्मांड की सभी वस्तुएं, दुनिया में कोई भी वस्तु है, चाहे हम आप क्यों न हो, ब्रह्मांड की सभी वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, आकर्षित करती है द्रव्यमान के कारण से। क्या हम उसको टच कराने के लिए जाते हैं? एक बात और समझिए, किसी पेड़ में फल लगा हुआ है तो वो ऊपर की ओर क्यों नहीं जाता है, नीचे की ओर क्यों जाता है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, गुरुत्व बल के कारण से। तो क्या उसको हम खींचते हैं, फल को खींचते हैं, टचिंग कराते हैं कि उसके पास अपना ही गुण है, स्वतः ही अट्रैक्ट हो जाता है धरती की ओर। तो उसको क्या कहते हैं? असंपर्क बल, यानी कि जिसको हम लोग टचिंग नहीं कराते हैं, अपने आप एक दूसरे को आकर्षित कर लेता है, उसको कहते हैं असंपर्क बल। यहाँ तक कि केवल चुंबकीय बल, विद्युतीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल, ये 4 हो गया इसका ऑप्शन नंबर सही, यानी कि 4 हो जाएगा उपरोक्त सभी। इस तरह से क्वेश्चन, लॉजिकल वाला क्वेश्चन सब है। तो बेहतरीन तरीका से सिलेबस खत्म होगा तभी आपका काम आएगा, अन्यथा नहीं। ऐसे 1 का बी, 2 का सी, 3 का डी, 4 का डी, इस तरह से कीजिएगा तो ये एग्जाम कभी पास नहीं कर सकते हैं। एक बार और समझा देते हैं, निम्नलिखित बलों में कौन सा असंपर्क बल है? असंपर्क बल उस बल को कहते हैं जिसमें संपर्क कराने की कोई आवश्यकता नहीं है, जिसमें टचिंग कराने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस उसको सिर्फ नजदीक में लेकर आइए, काम करना वो स्टार्ट कर देगा, स्वतः ही उसको आकर्षित कर लेगा। उसी को कहते हैं असंपर्क बल। असंपर्क मतलब क्या हुआ? संपर्क में उसको नहीं लाइए, टचिंग नहीं कराइए। इसके बाद देखिए कहा है कि चुंबकीय बल, चुंबकीय बल, हाँ ये असंपर्क बल का उदाहरण है, क्योंकि चुंबक को लोहा को नजदीक लाते हैं तो चुंबक स्वतः ही लोहा के वस्तु को आकर्षित कर लेता है, यानी कि उसको हम लोग टचिंग नहीं कराने पड़ता है, अपने ही चुंबक लोहा को आकर्षित कर लेता है। इसका मतलब ये असंपर्क बल है। इसके बाद विद्युतीय बल के बारे में समझाएं कि जब हम बचपन में क्या करते थे, हमेशा बराबर ऐसे क्या करते थे, घींचते थे, इसमें घर्षण कराते थे, फिर वही पेन को कागज के नजदीक ले जाते थे तो कागज को क्या कर लेता था, आकर्षित कर लेता था। हम लोग पेन और कागज को टचिंग नहीं कराते थे, बस सिर्फ उसको नजदीक ले जाते थे ना, फिर भी वह अट्रैक्ट कर लेता था। इसका मतलब विद्युतीय बल भी असंपर्क बल है। गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में कौन नहीं जानता है? ब्रह्मांड की सभी वस्तुएं, दुनिया की सभी वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित करना चाहती है। तो क्या हम जाते हैं आकर्षित करवाने के लिए? क्या हम लोग कहते हैं कि तुम ऊपर की ओर क्यों नहीं जाता है और नीचे की ओर क्यों आ जाता है? हम लाते हैं, कोई वस्तु ऊपर से नीचे की ओर गिरता है, स्वतः ही गिरता है, यानी कि हम लोग टचिंग नहीं कराते हैं। यानी कि ये तीनों ऑप्शन जो है सही है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4, उपरोक्त सभी। ये रीजनिंग नहीं है बाबू, इस तरह से आए 8 का हो गया 2, ये समानुपात, ये 27 का अनुपात कितना हो जाएगा? तो 3 हो जाएगा, क्योंकि 8 को लिखे 2, क्योंकि 2 पावर क्यूब, यानी कि 8 को लिखे हैं 2, तो 27 को क्या लिखेंगे? 3, क्योंकि इसका मतलब होता है 3 का पावर। ये रीजनिंग नहीं है बाबू। यहाँ क्या होगा, जब 125 को 5 लिखे हैं, यानी कि 5 को पावर क्यू को लिखे हैं 125, तो क्या 64 को 4 नहीं लिख सकते हैं? रीजनिंग में देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, क्योंकि 2 पावर क्यू का मतलब क्या हुआ? 2 गुना 2, यानी कि 2 2 4 गुना 8। देखिए 2 पावर क्यू को लिख सकते हैं 2, तो 3 पावर क्यू को लिख सकते हैं 3, यानी कि 27 को 3 नहीं लिख सकते हैं। देखिए 125 को हम लोग 5 लिख सकते हैं, तो 64 को 4 नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि 4 पावर क्यू का मतलब होता है 64, 5 पावर क्यू का मतलब होता है 125। देखिए इसमें थोड़ा सा भी दिमाग लगाने की आवश्यकता पड़ा है, इसलिए कहते हैं बाबू पहले सैट के क्वेश्चंस को बनाओ। सैट में देखिए आपको साइंस पढ़ना पड़ेगा, मैथ पढ़ना पड़ेगा, सोशल साइंस पढ़ना पड़ेगा। इन तीनों सब्जेक्ट को जब आप लोग गहराई से पढ़िएगा तब आपका रिजल्ट सबसे ऊपर आ जाएगा, ये बात तय है। सबसे ऊपर लाने के लिए सबसे पहले आपको सैट के क्वेश्चंस को देखना पड़ेगा। रीजनिंग में कुछ हो जान नहीं है, हम बार बार बताते रहते हैं बाबू पहले सैट के क्वेश्चंस को पढ़ लो, नहीं हम रीजनिंग पढ़ेंगे। देख नहीं रहा है, ये देखो साइंस का क्वेश्चन है, एक एक बात को पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है, तब ऑप्शन मारते हैं। दूसरे की तरफ कीजिएगा, 1 का बी ऑप्शन नंबर सही होगा, 2 का सी, 3 का डी, अंठानी मारते रहिएगा। झटहा तो हर बार नहीं सपड़ता है, 99% झटहा नहीं सपड़ेगा, सही नहीं होगा। अंठानी मारिएगा, क्या पता बी ए सही हो सकता है, क्या पता सी ए सही हो सकता है, क्योंकि आपको तो मालूम नहीं है। इसलिए बाबू सैट के क्वेश्चंस को पढ़ने के लिए धीरज रखना पड़ेगा, धैर्य रख करके पढ़ना पड़ेगा, तब होगा काम आपका। अब आइए तीसरे नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे कहा रहा है कि सभी धातुओं के लिए इनमें क्या सही है। वैसे इसके बारे में इस चैप्टर को हमें कम्प्लीटली पढ़ा दिए हैं, तो जो स्टूडेंट उस वीडियो को देखे होंगे तो ये सवाल बनाने में आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि हम जब भी चैप्टर समाप्त करते हैं तो उस चैप्टर से कितना भी कठिन क्यों ना सवाल आ जाए, उस चैप्टर से कितना भी कठिन प्रश्न क्यों ना आ जाए, विद्यार्थी ऐसे ही बना देगा, किसी प्रकार की उसको कठिनाई नहीं होगा।
इस तरह से हम पढ़ा देते हैं। तो जा करके यूट्यूब पे सर्च कीजिए GKS स्टडी सेंटर धातु एवं अधातु चैप्टर, तो आपको वीडियो मिल जाएगा। यदि आप लोग उन सारे वीडियो को देख लीजिएगा, 2 वीडियो है, तो आपको धातु एवं अधातु चैप्टर से जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, पता नहीं चलेगा कि क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या कर रहा है, ऐसे ही बना दीजिएगा, इतना आसान लगेगा। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि सभी धातुओं के लिए इनमें क्या सही है, वे कठोर होते हैं। हाँ, धातु कठोर होते हैं, मजबूत होते हैं, जैसे लोहा हो गया, निकेल हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ये सब क्या है, कॉपर हो गया, ये सब कठोर होते हैं। लेकिन सभी धातु कठोर होता है ये जरूरी नहीं है, क्योंकि कुछ धातु हम ऐसे भी देखे थे जिसको हम लोग चाकू से काट सकते थे, तो चाकू से काट सकते थे तो क्या है, मुलायम होगा, जैसे सोडियम, पोटेशियम, लिथियम। यानी कि ये बात सही नहीं है, कठोर होते हैं लेकिन सभी धातु कठोर होते हैं, ये सही नहीं है, समझ गए। इसके बाद देखिए, इसके बाह्यतम कक्षा में 1 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन रखते हैं। हाँ, ये बताए थे कि जिस धातु के बाहरी कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन हो उसे हम लोग धातु कहते हैं। यानी कि ये बात कन्फर्म है, कोई भी धातु होगा तो उसके बाह्यतम कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन जरूर होगा, ये बात कन्फर्म है, ये धातु के लिए ज़रूरी है। यानी कि कोई भी तत्व के पास 1 2 3 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो वह क्या होगा, धातु होगा। सभी धातु के लिए सही है, यानी कि सभी धातु के लिए इनमें क्या सही है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन सही। क्या इसका गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होता है? सभी धातु का गलनांक एवं क्वथनांक उच्च नहीं होता है, होता है सामान्यतः धातुओं के गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होता है, लेकिन गैलियम एवं सीजियम का गलनांक एवं निम्न होता है, समझ गए ना। तो जरूरी नहीं है कि इनका गलनांक एवं क्वथनांक सभी धातु का उच्च होता है, लेकिन कुछ धातु ऐसे होते हैं जिसका गलनांक एवं क्वथनांक दोनों कम होता है, समझ गए। अब आइए देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर में देखिए, कहा रहा है कि निम्न वर्णित किस रंग की प्रकाश की लंबाई सबसे अधिक होती है। यानी कि निम्न वर्णित का मतलब यह हुआ कि इन चारों ऑप्शन में किस रंग का तरंग की लंबाई का मतलब क्या हुआ, तरंग दैर्घ्य की लंबाई सबसे अधिक होती है। तो इस कंसेप्ट को याद रखने के लिए आप लोग इस बात को याद रखिए, हम जो है ना अब सैट के क्वेश्चन को पढ़ाएंगे, रीजनिंग को थोड़ा हम डालेंगे, रीजनिंग के ऊपर भी वीडियो, लेकिन पहले सैट के क्वेश्चंस को करा देते हैं ताकि हमारा बच्चा जो है ना टॉपर में आ जाए। क्योंकि हम जानते हैं कि पास करना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन पास भी करेंगे तो एक बेहतर अंक के साथ करेंगे तो सब कोई जानेगा। गाँव घर में देखते रहते हैं सब लड़का मैट्रिक में पास कर जाता है, लेकिन क्या उसको दूसरे गाँव में भी जानता है, नहीं जानता है। लेकिन देखिए जो स्टेट टॉपर करता है उसको पूरा इंडिया जानता है, उसको सब लोग जानता है। तो पास भी करेंगे तो टॉपर अंक के साथ पास करेंगे तो हमको सब पहचानेगा, सब जानेगा। इस तरह से नहीं पढ़ना है। यहाँ देखिए कह रहा था कि किस रंग की प्रकाश की लंबाई सबसे अधिक होती है, यानी कि तरंग है। तो इसको इस तरह से आप लोग याद कीजिएगा, इस तरह से आप लोग याद करना है। इधर से चलेंगे ना तो क्या हो जाएगा, तरंग दैर्घ्य बढ़ेगा। सबसे दूर में क्या है, रेड है, तो यानी कि ये आप देखिए ये जो है रेड रंग का क्या हो जाएगा, लाल रंग का प्रकाश की तरंग की लंबाई यानी कि तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होगा। इधर से चलेंगे देखिए बीबी की ओर, इस तरह से आप लोग याद रख लीजिएगा, VIBGYOR यानी कि बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, रेड यानी कि लाल। इस तरह से आप लोग याद रखिएगा। इधर से चलेंगे तो क्या होगा, तरंग दैर्घ्य बढ़ेगा। तो देखिए यहाँ पे इधर से जा रहे हैं, सबसे दूर में पड़ता है रेड, यानी कि सबसे अधिक लंबाई तय करना पड़ा है रेड के लिए, तो तरंग दैर्घ्य सबसे किसका अधिकतम होगा, तो रेड का होगा। इस तरह से जितना दूर जाएंगे उतना तरंग दैर्घ्य की लंबाई बढ़ेगा, क्योंकि तरंग दैर्घ्य को मापते हैं मीटर में। तो जितना दूर पकड़ेगा, जितना अधिक दूरी होगा तो वही न होगा, उसका तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होगा। तो इस तरह से याद रखिएगा। और इधर से क्या होता है, प्रकीर्णन। तो प्रकीर्णन देखिए, बैगनी रंग का सबसे प्रकीर्णन अधिक होता है। इस तरह से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि किस रंग की प्रकीर्णन सबसे अधिक होती है, तो बैगनी रंग का। ये लाइट चैप्टर का क्वेश्चन है। क्लास 8 के अंदर में जो लाइट चैप्टर है ना, वो क्लास 10 के अंदर में भी है। जब आपका क्लास 8 का सिलेबस समाप्त हो जाएगा तो समझिए ना, आपका 80% सिलेबस 10th का कवर हो जाएगा। 80% सवालों का जवाब दे सकते हैं सिर्फ 8th के सिलेबस को कंप्लीट करने के बाद। तो क्यों ना उस सिलेबस को कंप्लीट कर लिया जाए जो हमारे भविष्य के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। सबका मन होगा कि हम 10th में टॉपर करेंगे, सबका मन होगा कि NMMS में हम 150 से अधिक अंक लाएंगे। तो 150 से अधिक अंक आएगा तो आएगा बाबू कैसे, सैट का क्वेश्चन बनाएगा तब ना आएगा। हम जानते हैं रीजनिंग का जो क्वेश्चन पूछा जाएगा ना 90 का, तो उसमें आप लोग 85 को क्वेश्चन मार के आइएगा सही। हो सकता है कोई स्टूडेंट 89 भी मार के आएगा, हो सकता है 90 भी मार के आ जाएगा। लेकिन सैट का बाबू, सैट में मैथ बाबू है, साइंस बाबू है, सोशल साइंस SST बाबू है। इन सब से भीड़ के तभी आप जो है जा सकते हैं 160 पे, 150 के पार। समझ गए ना। बगैर सैट को कहिएगा हम अच्छा नंबर ला लेंगे, पास तो कर जाइएगा। इतना वीडियो बना दिए है ना, यदि आप लोग सारे वीडियो को देख लीजिएगा ना तो पास 100% हो जाइएगा। लेकिन पास करने के लिए कौन पढ़ता है,
पास करेंगे तो कोई गांव का लोग जानेगा, लेकिन टॉप करेंगे तो जिस स्टेट से है उस स्टेट का सभी लोग जानेगा कि इसका जो है एनएमएमएस परीक्षा में सबसे बेहतरीन अंक आया था। सब सर्च करते रहता है कि कौन टॉपर हुआ है, किसका सबसे अधिक अंक है, तो सबसे पहले आपका ही देखेगा। जब आपका अच्छा अंक आएगा तो कहेगा कि ये लड़की ये लड़का सबसे अच्छा अंक लाया है एनएमएमएस परीक्षा में, कितना पढ़ता होगा, क्या करता होगा, कितना घंटा पढ़ता होगा, सब आपसे जानने का प्रयास करेगा, सब आपको पूछेगा, जानेगा, सब आपको सम्मान करेगा। तो वो क्यों न किया जाए जिससे हमारा सबसे बेहतरीन अंक आए। तो वो कैसे होगा, जब आप सैट के क्वेश्चंस को देखिएगा, मैथ पढ़ना पड़ेगा, सोशल साइंस पढ़ना पड़ेगा, साइंस पढ़ना पड़ेगा। इन तीनों सब्जेक्ट को बारीकी से एक शानदार तरीक़ा से जब तक आप लोग नहीं पढ़िएगा तब तक कैसे आप लोग 160 प्लस 150 प्लस क्वेश्चन को टिक करके आइएगा। 150 प्लस 160 प्लस अंक कैसे आएगा? 150 अंक 160 अंक लाने के लिए आप लोग को बाबू बार बार हम सभी वीडियो में बताते रहते हैं कि सैट के क्वेश्चंस पढ़ लो। नहीं सर, सैट के क्वेश्चंस क्यों पढ़ेंगे, पहले हम रीजनिंग को पढ़ा दीजिए ना। लो तो रीजनिंग तो 4 वीडियो बना दिए। नहीं सर प्लीज़ रीजनिंग के ऊपर वीडियो बना दीजिए ना। अरे भाई पहले सैट के क्वेश्चन देखो ना, तब आपका हकीकत पता चलेगा, तब अपनी औकात पता चलेगा। पहले सैट के क्वेश्चंस को हम कराने दीजिए। मैथ पढ़ा देते हैं, साइंस पढ़ा देते हैं, सोशल साइंस पढ़ा देते हैं। ये तीनों में से कोई ना कोई वीडियो अपलोड होते रहेगा। ये तीनों जब तक ख़त्म नहीं होगा तब तक हम छोड़ेंगे नहीं। इन तीनों को सबसे पहले हम लोगों को कवर करना है, एक बेहतरीन तरीक़े से सिलेबस ख़त्म करना है। जब आपका सिलेबस ख़त्म होगा ना, आप ये क्यों नहीं सोचते हैं कि क्लास 8 का ये तीनों सब्जेक्ट ख़त्म हो जाता है तो 10th का 80% सिलेबस हम लोग ऐसे ही कवर कर लेंगे, कितना फ़ायदा होगा। सो देखिए तो दूर से सोचिए, दूर तक के इंसान को सोच रहना चाहिए। यहाँ हम कंप्लीट कर लेते हैं तो 80% सिलेबस 70% सिलेबस 10th का कवर हो जाएगा 10th में। और एक बेहतरीन तरीक़ा से पढ़ लेंगे, जो भी सर पढ़ाएंगे जहाँ पे आप पढ़िएगा, वैसे इस चैनल के माध्यम से भी 10th का पढ़ाया जाता है। पढ़िएगा जहाँ पे अगर आप लोग 10th में थोड़ा सा भी ध्यान दीजिएगा तो टॉपर होने से कोई रोक पाएगा नहीं, ना रोक पाएगा। इसलिए मेरा मकसद है कि आपका रिजल्ट सबसे बेहतर हो, आएगा, सच में आएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। सैट के ऊपर मुख्य रूप से इस चैनल के माध्यम से वीडियो आपके पास आएगा, समझ गए ना। साइंस, सोशल साइंस, मैथ, ये तीनों सब्जेक्ट जब कवर हो जाएगा, पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा। वैसे बीच बीच में हम रीजनिंग भी डालते रहेंगे। इन्हीं तीनों के बीच में रीजनिंग आपका पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा, इसलिए टेंशन मत लीजिएगा, घबराना नहीं है। बोल दिए ना एक बार कि इन्हीं तीनों यानी कि साइंस, सोशल साइंस, मैथ को ख़त्म करते करते बीच बीच में आपका रीजनिंग का संपूर्ण सिलेबस खत्म हो जाएगा। रीजनिंग में भी आप लोग टॉप कीजिएगा, रीजनिंग में भी आपका अच्छा अंक आ जाएगा। इसके बाद सैट में तो आएगा ही आएगा, समझ गए ना। तो चलिए धैर्य रखिएगा।